नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हमारे पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो न सिर्फ राजनीति को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में भी व्यापक चर्चा का विषय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद धार्मिक बयानबाजी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं हरियाणा में चुनावी माहौल में सियासी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जहां सुरजेवाला ने बीजेपी पर सीधे हमला बोला है। इसके साथ ही यूपी में बाढ़ की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद है नूतन ठाकुर जी। नूतन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। जी, महबूब अली के धार्मिक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने का जो मामला है, क्या इसका राजनीति में भी असर हो सकता है? इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एफआईआर लॉन्च होते हैं और अगर बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं तो बयान तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें संगीत सोम जी ने भी एक अधिकारी को धमकाया और उसके बाद कुछ जब दूसरा एक और वायरल वीडियो हुआ जिसपे कुछ जर्नलिस्ट ने जब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैंने धमकी दी थी और अगर अधिकारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो जूते से पिटवाएँगे भी। तो अगर देखा जाए तो यही अगर ये बयान भी अगर किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने बोला होता तो एक एफआईआर और भी लॉन्च हो गई होती। तो अब जो एफआईआर किस चीज़ पे, किस पे दर्ज कर ली जाएगी, यह कहना बड़ा कठिन है। बस शर्त ये है कि आप सत्ता पक्ष से जुड़े हुए ना हों। तो एफआईआर तो हर मुद्दे पे ही आजकल दर्ज हो जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। महबूब अली जी पे भी दर्ज हुई है एफआईआर तो, क्योंकि विपक्षियों जो भी विपक्ष में है, सरकार जिनको समझती है कि हमारे साथ नहीं है, यहाँ विपक्ष से मतलब जिनको बीजेपी और सरकार समझती है हमारे साथ नहीं है, तो उनके ऊपर किस चीज़ को लेके कब एफआईआर होगी, ये जब हो जाती तब पता लगता है कि अच्छा हमने ये भी एक अपराध कर दिया और अपराध की श्रेणी में आता है और एक एफआईआर दर्ज हो गई। तो इसी तरह की बात मुझे लगती है कि अगर क्या बयान दिया है और धर्म के आधार पे तो बीजेपी के नेता भी तमाम बयान देते रहते हैं और हर एक के बयान को अगर उस तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में बैठे तमाम बड़े-बड़े लोग भी एफआईआर से नहीं बच पाएँगे। अगर उसी नज़रिए से पुलिस देखे जितना विपक्षियों के एक-एक शब्द और एक-एक वाक्य को देखती है एफआईआर दर्ज करते समय, वैसे ही अगर सत्ता पक्ष के लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक में क्या स्पीच देते हैं, तो वो भी आपराधिक इस पे आता है, कई बार धर्म की भी बात बोलते हैं उस नाम पे भी, तो कोई अलग नहीं है, ये है कि पुलिस किनको चिन्हित करती है और अब अपराधी बनाती है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी इसी कड़ी में है, मैं देखती हूँ। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा रहता है, जो बड़े केस होते हैं उन पर तो ध्यान नहीं दिया जाता, और जो केस कुछ भी नहीं होते, मुद्दे कुछ भी नहीं होते, उन्हें इतना बड़ा बना दिया जाता है। जैसे ये मुद्दा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है सुबह से। जैसे अब देखिए मैं जैसे वही कह अगर रही हूँ ना कि तमाम ऐसे मुकदमे हैं, तमाम लोग जेल में हैं जो कई तो जैसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दिया, कई बार आक्रोश में पोस्ट कर दिया, कई बार अ, उ उ उतने इंट्रिकेसी को नहीं समझते हुए कि ये भी कोई क्राइम है, कई बार बच्चे भी पोस्ट करते हैं, उसपे भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। बस एफआईआर के लिए शर्त ये होना चाहिए कि देखा ये जाता है कि कमेंट किनके खिलाफ है। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता के साथ नहीं है, तो सबको अधिकार है, वो आपको जितनी चाहे गालियाँ दे दे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पुलिस को उचित धाराएँ भी नहीं मिलती कि किस धारा में हम एफआईआर दर्ज कराएँ और अपराध क्या हुआ है। लेकिन वही अगर सत्ता पक्ष के लिए अगर आपने कुछ बोल दिया, तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है और तमाम ऐसे जिसको कि इग्नोर किया जा सकता है, वैसे-वैसे एफआईआर दर्ज करके लोगों को अननेसेसरी क्रिमिनल केस में घसीटना, उनको क्रिमिनल रूप देना, बाद में कहिए कि ये तो आपराधिक है, इन आपराधिक व्यक्ति हैं, इनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं। तो ये सब अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर्स कोई पुलिस जो दर्ज करती है, एफआईआर भी दर्ज करेगी, चार्जशीट भी कर देगी, उसके बाद आप बोलते रहिए, वो कहेंगे अब जो भी बोलना कोर्ट में बोलिए, न्यायिक प्रक्रिया है। तो वो आम चलन हो गया है कि आप या तो बिल्कुल ही अगर पब्लिक लाइफ में है नहीं रहिए, अपने घर में रहिए, तब तो
तब भी कितने सुरक्षित हैं अलग बात है, लेकिन पब्लिक लाइफ में है तो इसके लिए तो मुझे लगता है जो भी विपक्ष में है या सरकार के नीतियों को क्रिटिसिज्म करते हैं या कुछ कहते हैं तो उनको इसके लिए तैयार ही रहना चाहिए कि कब किस रूप में कहा, जो उनको खुद भी पता नहीं हो कि कौन सा अपराध किया, एक अपराध उनके खाते में आ जाएगा। आज हरियाणा में सुरजेवाला जी ने बीजेपी पर एक और बयान दिया है, खासकर जब हरियाणा में चुनावी माहौल बना हुआ है। सुरजेवाला ने हरियाणा की सत्तारूढ़ बीजेपी को ब्राह्मणों का विरोधी बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी की योगी सरकार का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि योगी सरकार ने चुन चुन कर बदमाशों को, गुंडों को मारा है। सुरजेवाला का ये बयान है हरियाणा की चुनावी माहौल के अंदर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव के दौरान तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं कि वोट को पोलराइज करने के लिए कही जाती हैं कि हमारे वोट मजबूत हों या जो हमारे वोटर हैं वो कहीं और न जाएं, दूसरों को लुभाने की भी कुछ कोशिश की जाती। तो मैं उनके इस तरह के बयान को उसी कड़ी में देखती हूँ। हालांकि अगर लॉ की दृष्टि से देखा जाए, इलेक्शन कमीशन जो कहता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कही जाती है और आरपी एक्ट में भी धर्म जाति के नाम पे वोट मांगना, उस नाम पे पोलराइज करना, वो भी मनाही है। उस पे कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है, कार्रवाई भी हो सकती, लेकिन चुनाव आयोग भी ऐसी चीजों पे कोई एक्शन नहीं लेता है। तभी तमाम जब एक पक्ष ऐसी बातें बोलते हैं तो दूसरे भी बोलते हैं, बाद में पता लगता है, हो सकता है एक तो बच गया, उनके मामले रफा दफा हो गए और दूसरे पे आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला भी दर्ज हो जाता। तो अब क्योंकि पंजाब में अभी बीजेपी सरकार नहीं है, तो देखिए शायद संभवतः मुकदमा दर्ज नहीं हो, नहीं तो ऐसे तमाम मुकदमे विपक्षी पार्टियों पे तो दर्ज हो जाते हैं। यूपी में जो बाढ़ की स्थिति है ना, वो काफी भयंकर हो चुकी है। काफी जिलों में काफी भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर साल ऐसा होता है, हर साल लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार कोई ऐसा सख्त कदम क्यों नहीं उठाती, कोई इसको क्योर करने के लिए कोई डिसीजन क्यों नहीं लेती ऐसा? इसके बारे में दर्शकों को बताएं आप। से देखिए, कुछ जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां हर साल बाढ़ आती है, कुछ लोग विस्थापित होते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं बाढ़ के, लेकिन उसको प्रॉपर रोकथाम या समय रहते कैसे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं रोका जाए, उस दिशा में बहुत काम नहीं होता। हालांकि और जो हुए भी है तो उसको साइंटिफिक तरीके से देखने की जरूरत है कि जहां बाढ़ रोकने के लिए, जहां बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं वहां तमाम फंड बाढ़ के लिए दिए जाते हैं। मुझे लगता है वो भी एक उन फंड्स का कैसे यूज किया जा रहा है, और एक वो भी देखे जाने की चीज है, और दूसरा बाढ़ को कैसे रोका जाए आने से कम लोग प्रभावित हो, उस दिशा में भी साइंटिफिक वे में उसका क्या तरीका निकल सकता है, उसके भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि नदी है कई बार अपना रुख बदल लेती है, कई बार नदियों के ऊपर जो बांध बनाए गए हैं वो में भी जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से या साइंटिफिक दृष्टि से उस हद तक सही नहीं है, जहां वो योजना है कि हमने पुल बना दिया, बांध बना दिया, लेकिन कितना सस्टेन वो कर रहे हैं और कितनी रक्षा कर रहे हैं, वो भी देखे जाने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र है, जब बाढ़ आती है तो आम वहां के उस इलाके के रहने वाले लोगों को तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाढ़ के नाम पे जो तमाम बजट जाती है, संभवतः ये भी एक, मुझे लगता है कि वो कैसे गया, कहाँ गया, किस तरीके से खर्च किया गया, उसकी भी एक वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो खर्च को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि उस पे भी एक चेक बैलेंस बना रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।